हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का जो रिवीजन बैच है, मतलब रिवीजन का जो सेशन है वो किसका है? फिजिक्स का रिवीजन का सेशन है। फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अपनी साइंस में फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। तो पहले चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। इंपोर्टेंट नोट्स लिए हैं, मैंने नोट्स को लिया है जिससे आप आसानी से इसको समझ सके और रिवीजन कर सकें अपना, ठीक है। तो करें शुरुआत जल्दी जल्दी से। सभी लोग अपना जो है काम फिनिश कर लीजिए, या फिर कोई भी कहीं भी उठकर नहीं जाएगा। 20-25 मिनट का सेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। इंपोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करके और इंपोर्टेंट टॉपिक को समझते हुए आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक तो अपना स्टार्टिंग तक क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में बहुत मोस्टली चीजें हमको पढ़नी है, उन पर ध्यान देना है हमको, ठीक है। क्या है प्रकाश के बारे में? सब जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। जो ऐसी चीज है जो कि पेपर में आपसे नहीं पूछी जाने वाली है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पूरा थ्योरी पढ़ के जाना है कि पूरा प्रकाश क्या होता है, किसके बारे में होता है। ये सब टॉपिक्स जो है पूछे जाने वाले नहीं है, सिर्फ नॉर्मली समझने वाले टॉपिक है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन वो खुद हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। प्रकाश के स्रोतों के बारे में भी आपको ज्यादा खास नहीं पढ़ना है कि प्रकाश के स्रोत दो तरीके के होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त, और क्या होते हैं? अदीप्त, ठीक है। यानी कि एक तो जो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं तथा मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि मानव निर्मित स्रोत हैं, ठीक है। अब ये आपसे बोर्ड में तो नहीं पूछे जाने वाला है। बोर्ड में पूछे जाने वाला जो टॉपिक होगा उस पर मैं इंपोर्टेंट टिक आपको कर दूंगा। जैसे कि अब स्टार्ट हो रहा है अपना बोर्ड में पूछे जाने वाला इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। इसकी फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए विद फिगर। फिगर के समेत पूरा एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, जिससे कि प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि सर परावर्तन को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। क्या है देखिए, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जब प्रकाश की किरण प्रकाश से यानी सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो आप एक मिरर ले लीजिए और उसको सूर्य के सामने से दिखाते हैं, तो क्या होता है मिरर पे जैसे ही आपकी प्रकाश गिरती है तो वो उधर की साइड में अपना फिगर, मतलब उधर जिस माध्यम से वो आती है उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। आपने ऐसी इंसिडेंट देखी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है सर? सर इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक है, देखो ये क्या है इसमें इंपोर्टेंट, ये है, ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये फिगर है इसका, और ये अगर आपको अच्छी तरीके से रटा हुआ है तो पूरा प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। बोले तो कहीं नहीं जाने वाला है। सर इसमें करना क्या है? देखो ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर है ये, यानी कि एक शीशा है ये। अब देखो ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को बोलते हैं आपतित किरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम फ्लुएंटली, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है। आपतित किरण, उसको बोलते हैं सर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इसको नॉर्मल जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में अपन लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। ये एंगल क्या होता है? आई। ये एंगल क्या होता है? आर। इसको रट्टा मार दो, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखो स्टार्टिंग वाली प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह, यानी कि हमने मान लिया है चिकना अथवा पॉलिशदार सतह क्या है? एक मिरर है, उस पर जब गिरती है, ठीक है, उस पर जब गिरती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है सर? इसको अगर हम नॉर्मल इस तरीके से डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आई, और ये क्या बन जाता है? आर। सर आर क्या है? आर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी परावर्तन कोण। किधर लिख दूं? इधर लिख दूं, परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण है क्या हमारा? आई। और सर आर क्या है? आर है सर अपना अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन नहीं, एक मिनट, अपन लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो गए। आई क्या है अपना?
आपतन कोण है, सॉरी आपतन कोण, ठीक है। और आर क्या है अपना, परावर्तन कोण है, वो अपवर्तन में पहुंच गए हम, परावर्तन कोण है, ठीक है। अब सर परावर्तन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर फिगर समझ में आ गया, तो अब टॉपिक अगला क्या पढ़ना होता है हमको, अगला पढ़ना होता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के कौन कितने नियम है सर, परावर्तन के 2 नियम है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण यानी कि आई, परावर्तन कोण यानी कि आर आपका, ठीक है। परावर्तन कोण यानी कि आपका आर सदैव बराबर होते हैं, यानी ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण, ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण ये वाली और अभिलंब ये वाला, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही पॉइंट यानी ये वाला, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल रहे हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। सर ये क्या टॉपिक आया है, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, प्रकाश का परावर्तन यहीं तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और इसका फिगर पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। ओके, प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, क्या ये पेपर में आ सकती है, तो इसकी अगर पूछने को आती है तो ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन आएगी, ये जो मैं लिखी हुई है। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है, इस, ये क्या लिखा हुआ है, इसको प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, पता नहीं क्या है, इसको कैंसिल करो इधर से। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है, और यह क्या होती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है। उस उत्क्रमणीयता का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जिस तरीके से प्रकाश की किरण आई थी, अगर उसी प्रोसेस को अगर दोबारा उल्टा फॉलो करा जाए तो वो सेम आएगी कि नहीं आएगी, यही आपकी रिवर्सिबिलिटी होती है। जैसे कि ये कहना क्या चाहता है कि प्रकाश की जो किरण थी पहले यहां से ऐसे आई थी और ऐसे गई थी, अगर मैं प्रकाश की किरण को ऐसे करके, ठीक है, प्रकाश की किरण को, एक मिनट, चलिए अब मैं क्या करूं, प्रकाश की किरण को, इस वाली प्रकाश की किरण को इधर से डालूं तो ये प्रकाश की किरण कहां जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी। यानी कि जो प्रोसीजर पहले फॉलो हो रहा था उसी प्रोसीजर को अगर उल्टा फॉलो करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। इसको बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है सर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, प्रतिबिंब के ऊपर, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, इसको बेसिकली आपको पेपर में चांसेस कम है कि ये टॉपिक आपसे पूछा जाए, चांसेस कम है, लेकिन इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इस डेफिनेशन को बात कर लेते हैं। जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी किरणें परावर्तन के पश्चात एक अन्य बिंदु पर मिलती हैं, यह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फिगर है, देखिए यहाँ पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये यहां से प्रकाश की किरण चलती है, ये हमारे पास क्या है, लेंस है इस तरीके का, ठीक है, ये लेंस है और ये क्या है, दर्पण है अपना, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण यहां से चलती है और एंड में जाकर जहां पर मिल जाती है, देखिए यहाँ पर कहां पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर जब मिल जाती है तो वहां पर जो इमेज बनती है वो पहले वाली जो वस्तु थी उसकी इमेज हमको वहां पर मिल जाती है, इसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर वास्तविकता में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और आभासी मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसकी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, दर्पण के बारे में पूछा जा सकता है। दर्पण क्या होता है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल पर पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा तल चिकना रखा जाए तो इस चिकने परावर्तक तल को ही दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दर्पण के बारे में पूछा जाए या ना जाए ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि दर्पण कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। देखिए
तो देखिए गोलीय दर्पणों के, इससे गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका भाग गोलीय होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर जैसे कि इस तरीके का होता है, तो गोलीय हो जाता है तो गोलीय दर्पण का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये हमको समझना है कि अवतल दर्पण क्या होता है सर और उत्तल दर्पण क्या होता है। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तथा गहरा तल चिकना व परावर्तक हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फॉर एग्जांपल सीधी सीधी बात बताओ मैं आपको कि देखिए, अगर इस तरीके का कोई हमारे पास शेप है जिसके पीछे उभरे हुए हिस्से, इसको बोलते हैं उभरा हुआ हिस्सा, उभरा हुआ, ठीक है, यानी कि हमने ऐसा शेप बनाया, इसका उभरा हुआ हिस्सा क्या ये है। अगर इसको मैं कलई कर दी जाए, कलई किसकी की जाती है बताइएगा जरा, कलई की जाती है रेड ऑक्साइड की, ठीक है। अगर इस हिस्से को मैं कलई कर दूं, ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा सर, ये बन जाएगा अपना अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। ये आपको याद होना चाहिए कि सर अवतल दर्पण कैसा दिखता है, इसको कैसे लिखना है हमको, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण क्या है, जिसमें दबे हुए हिस्से पर इस तरीके से, जिसमें दबे हुए हिस्से पर कलई की जाती है, ये क्या होता है अपना उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अगर ऐसा मान के चले कि इनके हिस्सों पर कलई नहीं की जाए तो क्या, ठीक है, एक टॉपिक यहां पर अगर बात याद आती है तो ऐसा मान के चले कि इसके कोई भी हिस्से पर कलई ना की जाए, ठीक है, मैं मानूं कि ये हिस्सा कलई का नहीं है, तो क्या लगता है इसमें परावर्तक वगैरह कुछ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो कलई की गई है वो इसीलिए की गई है कि प्रकाश की किरणें इसके आर पार ना जा सके, रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी इधर जाए और वापस लौट करके आनी चाहिए, इसीलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में याद रखना है, अवतल दर्पण में उभरे हुए तल में कलई की जाएगी और उत्तल दर्पण में दबे हुए तले में कलई की जाएगी, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर, कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करना है, इंपोर्टेंट चैप्टर तो पीछे वाले हैं, इनमें से तो सिर्फ एक आधी क्वेश्चन पूछा जाता है पहले चैप्टर से। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सर गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी है, इनको रटना नहीं है, समझना है बस, ठीक है। ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, फोकस तल, ये सब के बारे में, ठीक है, एक फिगर बनाया हुआ है मैंने और मैं तुमको एक्सप्लेन करूं, देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको, ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण के जो P है, यहां पर ये जो लिख रहा है ना P, इसको बोलते हैं हम ध्रुव, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव, पोल, ठीक है। इसके जो बीच में से डॉट 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 करके जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसके बीच में से जो डॉट डॉट करके लाइन जा रही है सर, उसका नाम रख दिया है मुख्य अक्ष। क्या रख दिया है, मुख्य अक्ष लिख रहा है इस पर, देखिए क्या लिख दिया है, मुख्य अक्ष लिख दिया है। सर बीचों बीच का जो सी बना हुआ है, यानी इस गोलीय भाग का जो केंद्र है, उसका नाम दिया गया है वक्रता केंद्र, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस क्या दी हुई है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी जो परावर्तक तल है ना इसका जो बीच का जो बिंदु है उसका नाम रखा गया था क्या, ध्रुव, ठीक है। अच्छा, वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण के, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले भाग का होता है उसका जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, ठीक है। वक्रता त्रिज्या सर, तो सर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे अपन लोग वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे उसको, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आर से। अच्छा, मुख्य अक्ष तो पता ही है, जो बीच में सेंटर से, यानी कि जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से लाइन जो होकर जाती है उसको अपन लोग बोल देते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। फोकस दूरी सर क्या होती है, फोकस दूरी सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, फोकस दूरी का F बराबर R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी को ही अपन लोग क्या बोल देते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं, ठीक है। फोकस तल यानी कि जो जगह है इसको ही फोकस तल अपन लोग बोल देते हैं। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ समझना था कि डेफिनेशंस क्या है, कैसे पढ़ना है इनको, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये सब कुछ है, समझना था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अब आते हैं।
फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन इसके ऊपर, रिपीटेड। इसको नोट करेंगे सभी लोग, नोट कुछ नहीं करना, इसके सभी की जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जितने भी आप सब कुछ देख रहे हो सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहां पर आपको इसका सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, कुछ नोट नहीं करना, पूरा फोकस होकर के वीडियो को देखना है, क्योंकि यही समय रह गया है बाबू, ठीक है। इसी टाइम पर पढ़ लो जो पढ़ना है, बाकी के बाद कुछ नहीं रहेगा। देख लेना डिप्रेशन ही डिप्रेशन खा जाएगा आपको कि सर क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े। तो मैं बता रहा हूं आपको, पूरे फोकस के साथ वीडियोस को देख लो, अच्छी तरीके से लेक्चर को अटेंड कर लो, डेफिनेटली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। मैथ्स के सीरीज देखो, मैथ्स की मैंने आपको 150 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड की है। और सर बोल रहा हूं यानी कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवियस 5 साल के सभी क्वेश्चंस उसके अंदर कंटेंट किए हैं, मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, जाकर के देख लो उनको, आपके लिए ही है वो सब कुछ, ठीक है। पूरा फोकस के साथ पढ़ लो मेरे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, जो बचे हुए दिन हैं उनमें ही आप लोग अपने आप को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अपने टॉपिक पर घूम घाम के आ जाता हूं मैं, और टॉपिक क्या है सर, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो सर फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, F बराबर R/2, F बराबर R/2 पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। नोट कीजिए, नोट मत कीजिए, नोट तो करना ही नहीं है, आदत पुरानी है। चलिए अब क्या है अपना, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो प्रकाश का अपवर्तन, वो टॉपिक अपना खत्म हुआ, प्रकाश का परावर्तन। अब आपको उसका रिव्यू दूं अगर मैं, तो उसमें पढ़ना है आपको प्रकाश का परावर्तन के बारे में। अब सर एक आप बोल रहे होंगे कि सर आपने जो कंडीशंस बताई थी वो कंडीशंस नहीं आई है इसमें, जो 6 कंडीशंस होती हैं कि सर कौन सी पोजीशन पे जाकर के कौन सा फिगर बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। तो जरा रुको, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं कि क्या पढ़ने वाले हो आप लोग, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसको खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसको, ठीक है। चलिएगा, तो प्रकाश का अपवर्तन समझ लिया क्या होता है सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करने लगती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण जैसे कि वायु में से पानी में जाए, ठीक है, या फिर वायु में से कांच में जाए, ठीक है, या कांच में से किसी और जगह पर जाए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, अपना प्रकाश की जो किरण है वो अपना मार्ग जो है थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेती है, यानी कि जाना कहीं और होता है और थोड़ा सा इधर उधर भटक जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं, प्रकाश का अपवर्तन, ये जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये क्या होती है, अपवर्तित किरण, ठीक है। जो ये डॉट डॉट करके जो साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब ये था कि प्रकाश की किरण इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ है, ये अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई है, ठीक है। तो झुकी क्यों है, क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो गया, यानी माध्यम चेंज हो गया है। तो प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सर 2 कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, पहले सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है, चलिए देखिए। अब जैसे प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किससे, विरल माध्यम से, इसको बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है वो तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये इसका कंडीशन है। ये क्या होती है, अभिलंब होती है सर। ये आई क्या होता है सर, आई होता है सर अपना आपतन कोण, क्या होता है, आपतन कोण। और सर आर क्या होता है सर, आर होता है अपना अपवर्तन कोण, ठीक है। क्या होता है, अपवर्तन कोण। अब कंडीशंस को समझ लें, चलिए।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर क्या करती है, थोड़ा सा झुक जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है सर, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट सर, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तो इस केस में सर क्या होता है कि आई का मान आर के मान से बड़ा होता है, ठीक है, आई का मान आर के मान से बड़ा होता है। अगर मीडियम चेंज कर दें, यानी अब क्या है, ऊपर है सर सघन माध्यम, क्या है, सघन माध्यम, और सर नीचे क्या हो गया सर, विरल माध्यम हो गया सर, विरल माध्यम हो गया, ठीक है, विरल माध्यम हो गया। इस कंडीशन में क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, अभिलंब से, ये नोट करने वाली बात है, अभिलंब से दूर हटती है, दूर हटती है, क्या होती है, दूर हटती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है सर, आई का मान आर के मान से छोटा होता है, ठीक है। अब आपको ये सब क्या लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, सर ये कोई इंपोर्टेंट टॉपिक है, आई का मान आई के मान से बड़ा होगा, छोटा होगा। चलिए एक टॉपिक में क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, चलिए प्रकाश की किरण नहीं, यदि आई का मान आर के मान से बड़ा है, आई का मान आर के मान से, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है आपके पास, आई ग्रेटर देन है आर से, तब स्थिति होगी, स्थिति होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, यदि आई बड़ा है आर से, ठीक है, तो क्या होगा सर, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, दूर हटेगी या फिर दूर हटेगी, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, कुछ भी, यानी दो चार ऑप्शन, एक आध और ऑप्शन बता दिया जाए। तो अगर आपको नहीं पता कि आई ग्रेटर देन आर से अगर बड़ी है तो क्या होगा, आर से अगर छोटी है तो क्या होगा, तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का जो थोड़ा सा लॉजिकल फंडा है वो आपके साथ एग्जामिनर पूछ सकता है। हो सकता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी कह दे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तब क्या होता है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तब क्या होता है, आई का मान आर के बराबर होता है, आई का मान ग्रेटर देन होता है, आई का मान लेस देन होता है, या नन ऑफ दीज होता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है, आंसर बताएंगे। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सभी आपको रटना है, ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है, आंसर मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए अपने टॉपिक पर आ जाऊं मैं दोबारा से। हाँ, ये तो हुआ अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म, ठीक है। सरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, दो माध्यम होते हैं, एक अभिलंब होता है, प्रकाश किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अपवर्तन के सर दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं सर अपवर्तन के, दो नियम होते हैं, जैसे कि परावर्तन के दो नियम थे उसी प्रकार अपवर्तन के दो नियम है। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर को समझ लीजिए, फिगर को रट लीजिए, रट्टा मार दीजिए, रट्टा, ठीक है, रट्टा मार दीजिए, फिगर को रट्टा मार दोगे तो अच्छी तरीके से याद कर लोगे। किन्हीं दो माध्यमों पर, सर बहुत इंपोर्टेंट है स्नेल का नियम, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन, आपतन कोण की जगह ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। सर इसको तो मतलब इंपोर्टेंट में टिक करना है, किस करना, इंपोर्टेंट में टिक, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर लिखेंगे कैसे, चलिए मैं इसको मिटा के लिखता हूं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इसको, है ना, ठीक है। चलिए सर स्नेल का नियम क्या बोल रहा है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है सर,
कांस्टेंट होता है। अपवर्त साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2। ठीक है, कैसे लिखोगे? जिसके सापेक्ष बात कर रहे हैं उसको नीचे लिख दो, ठीक है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको ऊपर लिख दो। यानी जिसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, तो वो क्या आएगा? डिनोमिनेटर में यानी हर में आएगा, बाकी का सब कुछ ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं यहां पर जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ये एक थोड़ा कंफ्यूजन है, चलिए अगली स्लाइड में बताता हूं, इसमें जगह नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं इसके साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन लोग। हाँ, कहां थे? यहां पर देखिए, यहां पर डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को कि अपन लोग क्या बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे स्नेल का नियम, स्नेल लॉ। ठीक है, क्या है स्नेल्स लॉ? कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है सर कांस्टेंट, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी n1 अपॉन n2। सर इसमें बहुत दिक्कत आती है, अपन लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ANW लिखा हुआ है, ANW लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखें? बहुत दिक्कत आती है सर, क्या करे जाए? क्योंकि बच्चे, मुझे लगता है बच्चे यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब मैं था तो मैं भी कंफ्यूज होता था इसमें कि A को कैसे लिखना, W को कैसे लिखना है, या फिर या W की जगह पे G होता। G मतलब ग्लास मान ले, कांच, और W मतलब वाटर। सर इसको कैसे लिखें? G नीचे आएगा ऊपर आएगा। देखो सिंपल है, अगर ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे भी नहीं लिखा, और पूछ बोल के कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे लिखोगे? जिसके सापेक्ष वो बात कर रहा है, सिंपल है, जिसके सापेक्ष वो बात कर रहा है उसको नीचे नीचे उछेड़ दो, उसको हर में। ठीक है, जैसे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मैं यहां पर लिख के दूं, कांच के सापेक्ष, तो वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा कांच और ऊपर आ जाएगा जल। हो गया सर सॉल्व। कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या होता है? कांच नीचे आ जाएगा यानी ANG, और जल ऊपर आ जाएगा, इसको बोलते हैं सर। ठीक है सर, साइन आई अपन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। सर एक और चीज होती है, क्या होती है सर? बताएंगे जरा सर। B2 अपॉन B1 यानी कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर C अपॉन के B। इसको भी हम इसी के साथ यूज कर लेते हैं, लेकिन आगे यूज करेंगे, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, B1 पहले माध्यम के प्रकाश की चाल, B2 दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल। यहाँ पर इसका एरर है, क्वेश्चन कैसे लिखा होगा? यहाँ पर ऐसे होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, B1 अपॉन B2। अपवर्तनांक की क्या चीज होती है सर? इसको नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, इसको याद रखना है। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये सर, ये तो स्नेल का नियम ही तो, और क्या है? अपवर्तनांक क्या है? स्नेल का नियम है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। किससे प्रदर्शित करोगे सर? म्यू से प्रदर्शित करोगे इसको। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया भाई इसको? ठीक है, इसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं सर? म्यू से प्रदर्शित करते हैं इसको। सर अपवर्तनांक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक क्या है? बताइएगा जरा। मैंने कई क्वेश्चन पेपर में देखा कि अपवर्तनांक में क्या पूछा गया, बताओ सर। अपवर्तनांक में पूछा गया कि अपवर्तनांक का मात्रक बताओ क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो सर ये आपको 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 इंपोर्टेंट में लिख लेना है। इसमें लिख लेना है, इंपोर्टेंट में लिख लेना है कि अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलें। हाँ सर, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण को डिस्कस करते हैं। क्रांतिक कोण सर क्या होता है? इंपोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जिसको प्रदर्शित कैसे करते हैं सर? सी से करते हैं। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए
तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। इसको IC लिखो, IC क्रांतिक, सॉरी आई आपतन कोण IC को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, देखो इसका फिगर समझते हैं। जैसे कि यह है सघन माध्यम, यह है विरल माध्यम। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि क्रांतिक कोण में जो मैंडेटरी बात आपको याद रखनी है वो क्या है, वो ये है सर कि क्रांतिक कोण सिर्फ तभी बन सकता है कब, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। अगर विरल से सघन में जाएगी तो ऐसा भैया कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया क्या कि क्रांतिक कोण कब अप्लाई हो सकता है, यानी क्रांतिक कोण कब बनता है, तो हम बोलेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि यानी एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से चलना है कि एग्जामिनर इसमें से क्या निकाल सकता है, तो इसमें से ये निकाल सकता है कि क्रांतिक कोण बनता कब है, सघन से विरल के लिए बनता है, विरल से सघन के लिए नहीं बन सकता। ठीक है, अब ये क्या है, विरल से सघन माध्यम से इस तरीके से प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होनी चाहिए, वो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना देनी चाहिए, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना देनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्रांतिक कोण। अगर सर प्रकाश की किरण इधर की तरफ आई है और फिर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया है, अगर मैं इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा और सर पहले तो थी, देखो यहां पर मैं देखना अच्छे से समझना, पहले थी यहां, तो ये क्या बनाया इसने 90 डिग्री। अगर सर इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा मैं और इधर कर दूं तो अब क्या ये 90 डिग्री पर ही रहेगी, अब कहां चली जाएगी, अब बताइए कहां चली जाएगी। अब सर ये प्रकाश की किरण इस तरीके से यूं ऊपर की तरफ निकल जाएगी, यानी कि प्रकाश जहां से आया था जिस माध्यम से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो इस घटना को क्या बोल देंगे सर, इस घटना को बोल देंगे सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल देंगे। यानी प्रकाश की किरण, यहां पर होगा क्वेश्चन, एक मिनट, यहां पर ये थोड़ा सा इसका मिस टाइपिंग है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें इधर उधर, चलो ठीक है मैं इसको बोल दूंगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर, यानी कि जो सघन माध्यम है अपना ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो या क्रांतिक कोण हो, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, दोनों में से होना कब है, जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को अपन लोग बोलेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसकी शर्त क्या होनी चाहिए, इसकी शर्त होनी चाहिए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, पहली बात। अगर विरल से सघन में जाएगी तो भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, विरल से सघन में जाती तो ऐसा कुछ नहीं हो पाती, क्या बात रहे हो, ठीक है ना। तो अगर अपनों को याद रखना है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरी बात, क्रांतिक कोण के मान जो है इसका बड़ा होना चाहिए, इसके यानी कि ये जो आई 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री पर जो बन रहा था ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तभी कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े। अब क्या है सर, लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए लेंस उसको पढ़ लेते हैं। लेंस क्या होते हैं सर, लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसको एक को बोलते हैं अभिसारी लेंस, एक को बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, एक कौन सा, यानी एक लेंस जो सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह पर जुट कर देता है, यानी एक आदमी वो जो सबको एक साथ इकट्ठा कर दे, और एक आदमी वो जो सबको यानी पूरे ग्रुप में आ जाए तो सब उससे तितर बितर हो जाए, इधर उधर भाग जाए। तो यानी उत्तल लेंस किसका काम करता है, उसका जो प्रकाश की सभी उलझी हुई किरणों को एक जगह पर फोकस कर दे। और अवतल लेंस क्या होता है सर, जो प्रकाश की किरण उलझी हुई पहले से आ रही है और उनको और क्या कर दे, और ज्यादा इधर उधर भटका दे, वो सब क्या होता है, अवतल लेंस का काम होता है। ठीक है, यानी एक होता है इसमें अभिसारी जो उत्तल लेंस है, और एक होता है अपसारी जो अवतल लेंस है। अभिसारी प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करना। अपसारी प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की किरणों को जगह जगह पर फेंक देना, बांट देना। ठीक है,
और लेंस ये है, बीच में से मोटा, किनारों से पतला, ये सब चीज तो तुम्हें पता है, पेपर में नहीं पूछे जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अच्छा, लेंसों के लिए यूबीएफ में संबंध, लेंसों के लिए सर यूबीएफ में संबंध फॉर्मूला नंबर 786, ये आपको याद रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। बच्चे सर पूछते हैं सर न्यूमेरिकल करा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करा दो भाई, न्यूमेरिकल करा दो। अब खोपड़ी खा रखी है न्यूमेरिकल। पहली बात सबको क्या करना है, सबको करना है पहले फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद। न्यूमेरिकल करने की चलो आपको आज बेस्ट मेथड बता देता हूं, न्यूमेरिकल कैसे करना है। सबसे पहले जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल लगाने वाले हो उसकी अच्छी तरीके से थ्योरी को पढ़ लो और फॉर्मूलों को एकदम रट्टा, एकदम तोते की तरह याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूले याद हो गए हमको, जैसे कि हम लेंस का फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है अपना, एक मिनट, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ये आपके लिए लेंस के लिए यूज होता है। इसके लिए लेंस यहां लिख दूं, लेंस। और एक होता है आपका दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये किसके लिए होता है आपका, दर्पण यानी मिरर के लिए, मिरर के लिए। ठीक है, ये एक लेंस के लिए यूज होता है, एक मिरर के लिए यूज होता है। अब दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लो, दोनों के साइन जो कन्वेंशन है कि v की वैल्यू कब प्लस ली जाएगी, कब माइनस ली जाएगी, कब क्या लिया जाएगा, ये इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। जैसे f क्या होता है, इधर फोकस दूरी होता है। ठीक है, f क्या होता है, फोकस दूरी। सर v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, किससे, दर्पण से या लेंस से, कहीं से भी प्रतिबिंब की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, किससे, किससे सर, लेंस से हो या दर्पण से हो, दोनों में से किसी से भी हो सकती है। यू क्या होती है सर, यू होती है सर वस्तु की दूरी। क्या होती है, वस्तु की दूरी। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और कब कौन सी चीज प्लस में ली जाएगी, कब कौन सी चीज माइनस में ली जाएगी, इसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, लेंसों के उपयोग याद रखो, लेंसों के उपयोग पूछे जाते हैं पेपर में, इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। बेसिकली इसका हर बार का चांसेस नहीं है, लेकिन इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको